सीधा रुख दिल्ली विधानसभा का, जहां वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली का बजट पेश कर रहे हैं। खेल का एक बेहतरीन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। हमने दिल्ली के दूर दराज इलाकों में, विशेषकर गांव देहात के इलाकों में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं विकसित की हैं जा जाके। दिल्ली में 1951 में, अब देखिए जर्नी देखिए खेलों की, 1951 में पहले एशियाड गेम्स का आयोजन हुआ, उसके बाद 1982 में फिर से एशियन गेम्स का आयोजन हुआ, 2010 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ और कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ। तो हमने अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है कि दिल्ली का जो स्पोर्ट्स टैलेंट है वो एक साथ आए और उसको नर्चर हो, उसको खिले फूले। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 10 खेल क्षेत्रों में इंटरनेशनल मेडल विनिंग चैंपियंस हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में तैयार करें। लेकिन आज आजादी की 75वीं सालगिरह की दहलीज पे खड़े होकर मैं देशभक्ति बजट रख रहा हूं जब, तो खेल को लेकर एक बड़ा सपना इस सदन में रखना चाहता हूं। इस उद्देश्य के साथ रखना चाहता हूं कि भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने तक हमको ये सपना पूरा करना है। सपना तो सुन रहे, सपना यह है अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना चाहिए। दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस से शुरू हो गए, आज तक ओलंपिक की मशाल कभी दिल्ली में आके ठहरी नहीं है, 1896 से लेकर अब अगला देखें ओलंपिक गेम्स की जर्नी आगे, तो 32वें ओलंपिक गेम्स टोक्यो में होने फिक्स हो चुके हैं। उसके बाद के अगले 3 ओलंपिक्स के होस्ट कौन होंगे वो भी तय हो चुके हैं। ओलंपिक कमेटी बहुत एडवांस में चलती है, इसीलिए मैंने 25 साल बाद का सपना देखा, 100वें साल का सपना देखा आजादी के। हमारी सरकार ने अब खेल यूनिवर्सिटी बना दी है और हम एक वातावरण इससे दिल्ली में बनाएंगे। सपना यह है कि अगले 25 साल में दिल्ली में स्पोर्ट्स का इतना शानदार वातावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और आज से 12-13 साल बाद जब 2048 के ओलंपिक गेम्स की बिडिंग शुरू हो तो हम दिल्ली के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें और दुनिया के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें कि वो दिल्ली की ओर उम्मीद भरी और विश्वास भरी नजरों से देखें खेल की अथॉरिटीज जो हैं, ओलंपिक की अथॉरिटीज, और वो कहें कि हाँ दिल्ली भी दावेदार हो सकता है। और हम उस बिडिंग में से दिल्ली दावेदार बनकर निकले और जब आजादी की हम 100वीं सालगिरह मना रहे हों, 100वां वर्ष मना रहे हों, तो ओलंपिक की मिसाल दिल्ली में जल रही है। अध्यक्ष महोदय, आवास विकास और शहरी विकास के संबंध में कुछ बातें। हमारी सरकार दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के लिए सड़क, नाली, पार्क आदि के निर्माण से लेकर सीवर डलवाने, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाने, स्ट्रीट लाइट लगवाने के काम पे तो लगातार जोर देती रही है। हमारे सरकार बनने के पहले ये काम दिल्ली की 895 कॉलोनियों में, अनधिकृत कॉलोनियों में थोड़े बहुत स्तर पर कराया जाता था। लेकिन 2015 के बाद से दिल्ली की हर एक अनधिकृत कॉलोनी और झुग्गी बस्ती में ये सुविधा देने का काम तेजी से हुआ है। रिकॉर्ड है, संजीव भाई बैठे, कभी काम नहीं हुए थे इन इलाकों में, कभी अनऑथराइज कहकर छोड़ दिया जाता था, 895 में नहीं छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब पूरे हुए। अब तक दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1345 में निर्माण के काम पूरे हो चुके हैं या प्रगति पर हैं और इन कॉलोनियों में विकास के लिए 1550 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। देशहित के सराहनीय प्रयासों से एनडीएमसी, एसडीएमसी, ईडीएमसी की सभी झुग्गी बस्तियों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहां 21,586 वेस्टर्न सीट्स के साथ 674 जन सुविधा केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं। झुग्गी बस्तियों में 619 बस्तियों में 10,16,531 मीटर सीमेंट कंक्रीट के फुटपाथ बनाए गए हैं और 250 किलोमीटर लंबी नालियों का निर्माण कर दिया गया है और यहां रह रहे लोगों के लिए 20 नए बस्ती विकास केंद्र बनाए गए हैं। हमारी सरकार जहां झुग्गी वहां मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सुल्तानपुरी के पास झुग्गी झोंपड़ियों में बस्तियों के लिए रहने वालों के लिए 1060 मकान आवंटित करने का काम अंतिम चरण में है और इसके अलावा देवनगर करोलबाग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 784 बहुमंजिले मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है। महोदय, 2020-21 में आवास विकास और शहरी विकास की योजनाओं परियोजनाओं के लिए मैं 5,328 करोड़ रुपए के प्रावधान करता हूं। अब मैं थोड़ी सी बात जलापूर्ति और स्वच्छता पे करूंगा। दिल्ली में प्रत्येक घर को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने का वादा पूरा करने और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में 9 प्रयोगशालाएं 24 घंटे काम कर रही हैं। पानी की आपूर्ति का हिसाब किताब रखने के लिए 3,170 बल्क फ्लो मीटर पहले लग चुके हैं और 121 बल्क फ्लो मीटर लगाने का काम अभी अंतिम चरण में है। अनऑथराइज कॉलोनीज में पाइप से पानी की पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और मौजूदा समय में यह सेवा 93% परिवारों को
करीब 14,500 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा के पहुंचा दी गई है। पाइपलाइन से पानी की सप्लाई के नेटवर्क में 1622 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को कवर कर लिया गया है। केवल 113 कॉलोनीज जिनको अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है या जो वन के क्षेत्र में आते हैं, अगले 2 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से सारी अनाधिकृत कॉलोनियों को पानी की आपूर्ति पाइपलाइन से सुनिश्चित कर दी जाएगी। अनाधिकृत कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार, जैसा मैंने बोला, कर दिया है और 79% आबादी इस नेटवर्क के दायरे में आ गई है। जिन कॉलोनियों में सीवर की लाइन पिछले वर्षों में डाली गई है, वहां पर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के अंतर्गत 4,88,000 सीवर कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड की अपनी लागत पर नियमित किए गए हैं और ये योजना अगले साल में भी जारी रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 771 प्रतिष्ठानों में से 585 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली लगा दी है और बाकी में 2021 के मानसून से पहले ये काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट का काम भी अब लगभग 99% पूरा हो चुका है। एसटीपी और इंटरसेप्टर की मदद से अगले 3 साल में यमुना को पूरी तरह से साफ किया जा सकेगा। महोदय, मैं दिल्ली जल बोर्ड के योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 3,274 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं। इसमें 600 करोड़ रुपए 20 किलोलीटर निःशुल्क पानी सब्सिडी योजना के लिए है, जिसमें प्रतिमाह लगभग 6 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंच रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के पॉल्यूशन, पर्यावरण के बारे में भी मुझे अपने इस प्रस्ताव में कुछ कहना है। पर्यावरण प्रदूषण हमारे समय की सबसे गंभीर, खतरनाक वैश्विक बीमारियों में से एक है और 75 साल में हम देखें तो पॉल्यूशन तो बढ़ा ही है, लेकिन जब आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हों, तब हम सब चाहेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण की बीमारी कोरोना की तरह से बीते हुए कल की बीमारी हो। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस दिशा में एक 360 डिग्री अप्रोच लेकर काम किया जा रहा है। दिल्ली के ग्रीन कवर को यथासंभव विस्तार देना, निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन के इस्तेमाल को जरूरी बनाना, पूसा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार बायो डिकम्पोजर के इस्तेमाल को, पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने में प्रोत्साहन देना, मैकेनिकल रोड स्वीपर लगाना, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट को ठीक से मैनेज करना, खोले में कुएं, पत्ती इनको जलाने की प्रथा पर रोक लगाना, थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करना, ये सारे ऐसे कदम हैं जो इस 360 डिग्री अप्रोच के साथ में लिए गए हैं और उनका फायदा दिल्ली को मिला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कदम है, और मैं समझता हूं देश ही नहीं संभवतः दुनिया की सबसे प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दिल्ली में लागू किया गया है। यह पॉलिसी अगस्त 2020 से पिछले साल लागू कर दी गई और मैं कह सकता हूं कि इसके चलते दिल्ली देश की इलेक्ट्रिकल व्हीकल राजधानी भी अब बन गई है। इसके तहत दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए वाहनों में अभी तक जो डेटा है ये कि हमारे यहां जितने वाहन दिल्ली में खरीदे जाते हैं उसमें से 0.2% ई व्हीकल खरीदे जाते थे। लेकिन ये नई पॉलिसी आई, इसके बाद से 7,000 नए इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में खरीदे गए इसके बाद से, और केवल 3 महीने के अगर मैं आंकड़ों की तुलना करूं, अभी मैंने कहा सारे व्हीकल्स जितने खरीदे जाते हैं उसका केवल 0.2% ई व्हीकल होता है। लेकिन नई पॉलिसी आने के बाद अगर हम वाहनों की सेल और उसका रेशो देखें तो नई पॉलिसी आने के बाद इसका असर दिखा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का शेयर 0.2% से बढ़कर 2.21% पहुंच गया है। ये ई व्हीकल पॉलिसी की सफलता का एक बड़ा संकेत है और हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाले नए वाहनों में कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। यहाँ पर वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश करते हुए कम से कम एक ई चार्जिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ई व्हीकल पॉलिसी आ जाती है लेकिन निटिग्रिटी छोड़ देते हैं, कहते हैं ना घोड़ा खरीद। तो सब कुछ कैटेगोरिकली यहाँ पर बताते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया इस बजट को देशभक्ति थीम पर आधारित बताया जा रहा है। 2021-22 का ये बजट 69,000 करोड़ का ये बजट और इसे देशभक्ति थीम पर आधारित बताया हुआ है। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली का जो ये बजट आम आदमी पार्टी की सरकार का 7वां बजट, जिसे वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त पेश कर रहे हैं, और इसमें
आम जन की तमाम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया जा रहा है, जिसमें अगर कोरोना की बात करते हैं तो दिल्ली वालों के लिए खास तौर से जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर दिल्ली वालों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। ये एक इतिहास क्या रहा बात है। कहीं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक मेरे सामने आई। न्यूयॉर्क में जब तक मोटर व्हीकल दुनिया में नहीं बने थे, न्यूयॉर्क में लोग घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, हॉर्स चैरियट, और एक बड़ी आबादी थी जो हॉर्स चैरियट का यूज करके रोज सड़कों पर निकलती थी। तो जो न्यूयॉर्क का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, उसके लिए रोजाना रात को सबसे बड़ी समस्या होती थी घोड़ों की जो लीड होती है उसको रास्ते से हटाना। जो छोटे छोटे फुटपाथ बने हुए होते होंगे 1800 उसमें 150 साल पहले, तो वहां से रात को घोड़े की लीड हटाने के लिए अलग से पूरी ब्रांच काम करती थी सैनिटेशन डिपार्टमेंट की वहां पे, और बहुत बड़ा काम था, बड़ा प्रॉब्लम होती थी लोगों को। 1898 में न्यूयॉर्क में मोटर का आगमन हुआ, मोटर कार का। तो 30 जुलाई 1998 को मैंने रिसर्च में सामने आया मेरे, 30 जुलाई 1998 को मोटर वाहनों के इस्तेमाल के पक्ष में दुनिया का पहला विज्ञापन छपा। उसकी भाषा जो मैंने अभी बात की और सपना देखा कि हमें 100% फ्री करना है वाहनों के पॉल्यूशन से, उसकी भाषा देखिए क्या थी। गेट रिड ऑफ हॉर्सेज एंड सेव कॉस्ट्स, केयर एंड एंजाइटी फॉर द हॉर्सेज, ड्राइविंग मोटर व्हीकल कॉस्ट अबाउट ½ cent per mile, मोटर चैरियट ऑफ विंटन इज द बेस्ट व्हीकल ऑफ इट्स काइंड एवर मेड, और कुछ कुछ उन्होंने लिखा अपने विज्ञापन में। पर किसी समय दुनिया जब घोड़ों पे चलती थी उस समय मोटर व्हीकल का सपना देखा गया। आज हम कह रहे हैं मोटर व्हीकल को हटा के, पॉल्यूशन मोटर व्हीकल को हटा के हम ई मोटर व्हीकल लाएंगे। सपना है, सपना देखेंगे तो सच होगा। किसी ने उस वक्त देखा था, आज हम यहां पे बैठ के देख रहे हैं, सब सच जरूर होगा। ये बात मैंने सदन के समक्ष इसलिए रखी अध्यक्ष महोदय, थोड़ा हल्के फुल्के माहौल में, कि हम इसकी गंभीरता को समझ सकें। 25 साल में दिल्ली के संपूर्ण यातायात को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना एक मुश्किल सपना है, लेकिन जरूरी सपना है। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ई बसों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1300 ई बसों को सड़क पर लाने की तैयारी कर रही है। इनमें से डीटीसी की 300 ई बसों के टेंडर हो चुके हैं और ये इसी साल सड़क पर आ जाएंगे दिसंबर तक। 1000 नई ई क्लस्टर बसों, इसकी 1000 नई ई बसें क्लस्टर स्कीम के तहत अगले साल के मध्य तक सड़कों में आ जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए दिल्ली में पहली बार करीब 1 साल के अंदर 1600 बसों का फ्लीट, पहली बार इतना बड़ा एडिशन दिल्ली के बस फ्लीट में हुआ है। 1600 बसें लगभग 1 साल के अंदर हो गई हैं और इस साल सितंबर तक इसमें 1000 और बसें जुड़ जाएंगी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर 6693 बसों की फ्लीट है, जो अपने आप में दिल्ली के लिए इतिहास है। दिल्ली के इतिहास में इतनी बड़ी फ्लीट बसों की कभी नहीं हुई। इस साल 1000 बस और जुड़ने के बाद ये संख्या 7693 पहुंच जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि हम 11000 की फ्लीट दिल्ली में बसों की खड़ी करें। उस पर सरकार काम कर रही है। प्रदूषण पर काम करने के लिए निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन लगाना आवश्यक कर दिया गया है। 2 स्मोक टावर बनाने का काम अंतिम चरण में है। इसके साथ ही IIT दिल्ली और कानपुर के साथ मिलकर वायु, जल और भूमि प्रदूषण की निगरानी के लिए रियल टाइम असेसमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। दिल्ली के ग्रीन कवर को बचाए रखने और उसमें लगातार आगे बढ़ने की दिशा में भी सरकार ने सफलता हासिल की है और देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी दिल्ली में लागू हुई है। इसका मकसद है कि दिल्ली में पेड़ जब कटें तो केवल और केवल उस परिस्थिति में कटें जब उसके अलावा कोई और चारा ना बचे। मजबूरी हो पेड़ काटना, उसके अलावा कोई काम हो ही नहीं सकता हो, तब पेड़ काटना हो, ये इसलिए लागू की गई है। नई पॉलिसी के तहत किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ हटाने होंगे उनमें से कम 80% को ज्यों का त्यों रीट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और हर एक काटे गए पेड़ जितने भी कटेंगे या जितने भी ट्रांसप्लांट होंगे उनकी जगह 10 पेड़ प्रति पेड़ उनके रिप्लेसमेंट में लगाना, तो वो तो पहले की शर्त है, वो चलती रहेगी। तो दिल्ली में बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसीज नहीं है, बहुत प्रोग्रेसिव वर्क रहा है। उसकी वजह से ग्रीन कवर बढ़ के 21.88% हो गया है, जो अपने आप में उपलब्धि है। इन सब प्रयासों से हमें उम्मीद है कि हम प्रदूषण की चुनौती से निपटने में एक दिन जरूर कामयाब होंगे और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण देकर जाएंगे। थोड़ी सी बात मैंने पर्यावरण की पर्यावरण के बाद, लेकिन अलग से परिवहन की कुछ बात और मुझे करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किए गए कुछ काम का जिक्र मैं दोहराता रहूंगा कि वर्तमान समय में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल की गई सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पैनिक बटन लगे हैं, वाहन की ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग का प्रणाली लगी हुई है। दिल्ली में जमीन की उपलब्धता नहीं है, बसों की खरीद और परिचालन करना एक इसलिए बड़ी चुनौती है, लेकिन
सरकार की दूरदर्शिता से बसंत विहार और हरिनगर में बहुस्तरीय बस डिपो के निर्माण का रास्ता खुल गया है और एनबीसीसी के साथ मिलकर इन डिपो का निर्माण शुरू हो चुका है, किया जा रहा है। दिल्ली में बसों से यात्रा के अनुभव को अच्छा अनुभव बनाने के लिए नए बस क्यू शेल्टर का निर्माण भी किया जा रहा है और 1357 बस क्यू शेल्टर नए डिजाइन के साथ सरकार बनवा रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सफल बनाने के लिए सरकार ने 95,353 ई रिक्शा का पंजीकरण किया है। साथ ही 174 नॉन एसी मेट्रो फीडर बसें 32 रूट्स पे चलाएंगी। दिल्ली में मेट्रो शहर की लाइफलाइन है, हम सब बार बार कहते हैं। दिल्ली में 2002 में मेट्रो शुरू हुई थी अध्यक्ष महोदय, और 18 साल के अंदर अंदर आज हमारे पास 10 तरह की कलर कोडेड लाइन्स हैं मेट्रो की, 254 स्टेशन हैं, 350 किलोमीटर की पटरियां हैं। चौथे चरण की योजना में 108 किलोमीटर और 78 नए स्टेशन अभी हमारी पाइपलाइन में है। आजादी के 75 साल में अगर हम बात करें और मेट्रो की बात नहीं करें तो ये तो अधूरा रह जाएगा। लंदन में मेट्रो 1863 में शुरू हुई थी, उसकी लाइन बिछाई थी और कुल मिला के आज भी 400 किलोमीटर की लाइन है। टोक्यो सबवे जिसकी शुरुआत 1927 में हुई 304 किलोमीटर कवर करती है। न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो जिसकी शुरुआत 1904 में हुई 1000 किलोमीटर कवर करती है। दिल्ली में मेट्रो में शुरुआत करने में हम पीछे रहे, लेकिन जिस तेजी से हम आगे बढ़े हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द जितनी हमारी योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं इनको पूरा करते करते हम दुनिया की सबसे लंबी और सबसे वृहद मेट्रो, सबसे ज्यादा पैसेंजर्स को ले जाने वाली मेट्रो बन जाएंगे। मेट्रो के फेज 4 का निर्माण अभी अंतिम चरण में है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों की जो संख्या है वो 71 लाख से पार कर जाएगी और फेज 1 के तहत 65 किलोमीटर, फेज 2 के तहत 124 किलोमीटर मेट्रो लाइन पूरी कर ली गई। फेज 3 अतिरिक्त कॉरिडोर एनसीआर विस्तार में 160 किलोमीटर रूट की लंबाई है, जिसमें से 157 किलोमीटर चालू भी हो गया है। मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी का खंड का शेष कार्य मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार का कार्य सितंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 4 के सभी 6 कॉरिडोर्स के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि भारत सरकार ने भी मेट्रो फेज 4 की परियोजना की प्राथमिकता वाले 3 कॉरिडोर्स को ही अनुमोदन किया है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई थी। ये सुविधा अगले साल भी जारी रहेगी। मैं परिवहन विभाग और रोड और ब्रिजेस के लिए 9,394 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव 2021-22 में करता हूं। रोड डेवलपमेंट, मैंने दिल्ली में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन में अतिरिक्त 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा पिछले बजट में की थी। करीब 1,32,000 कैमरे कमांड कंट्रोल सेंटर सहित लगाए जा चुके हैं और काम कर रहे हैं। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए और उनके भुगतान के लिए अगले वर्ष में 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। हमारी सरकार लोगों को निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 7,000 हॉटस्पॉट वाईफाई के दिल्ली में लग गए हैं और काम चल रहा है। उनपे नागरिकों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध हो रही है, वहां पे ये अगले साल भी जारी रहेगी। शहर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से 2021-22 में कई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। आश्रम चौक पर अंडरपास का निर्माण कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके पूरा हो जाने से मथुरा रोड निजामुद्दीन से बदरपुर तक आश्रम क्रॉसिंग पर यातायात इजी हो जाएगा। यात्रा समय, प्रदूषण स्तर में कमी आएगी और ईंधन की बचत भी होगी। महोदय, मैं 2021-22 में इस परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। आश्रम फ्लाईओवर के डीएनडी तक का विस्तार दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। इस फ्लाईओवर सबवे के बन जाने से नोएडा, लाजपत नगर, आईटीओ और लाजपत नगर तक सड़क का उपयोग करने वालों को आसानी होगी। मैं इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। 2 परियोजनाओं का निर्माण कार्य वजीराबाद और आजादपुर के बीच वाहनों के लिए 2 अंडरपास, आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पार पथ तथा बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण मई 2021 में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से कई योजनाएं इस साल पूरी हो रही हैं। पंजाबी बाग फ्लाईओवर से राजा गार्डन, ज्वालाहेड़ी मार्केट से ज्वालापुरी रेड लाइट तक एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर, मुकरबा चौक पर भीड़ कम करने की स्कीम, बुराड़ी में समानांतर सड़क पर मेन रोड बुराड़ी रोड जंक्शन पर भीड़ कम करने के लिए और खेड़ा कला से खेड़ा खुर्द तक रेलवे क्रॉसिंग पर LC-12 पर FAB RUB के 5 नई परियोजनाओं के निर्माण से इस क्षेत्र में निर्बाध यातायात होगा और लोगों का समय और पैसा बचेगा। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आवागमन को और आसान बनाने के लिए सरकार की 3 बड़ी योजनाएं हैं।
और अभी उनको यूपी टैक्स से मंजूरी का इंतजार है। ये योजनाएं हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, टीकरी से आनंद विहार तक एलिवेटेड और टनल रोड बनेगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सिग्नेचर ब्रिज से एयरपोर्ट तक एलिवेटेड और टनल रोड है इसमें। और तीसरा सिग्नेचर ब्रिज से यमुना के समानांतर सराय काले खां तक आउटर रिंग रोड। इनका अभी यूपी टैक्स से मंजूरी मिलने के बाद इस पे काम शुरू होगा। 500 किलोमीटर सड़कों के सौंदर्यीकरण की भी तैयारी हो चुकी है और इस साल इस पे लागू ये सड़कें सुंदर दिखनी शुरू हो जाएंगी। मैं 2021-22 में इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों की सुविधा, वंचित वर्ग के सामाजिक कल्याण को लेकर काफी सक्रिय रही है। इसके तहत 8,30,000 लाभार्थियों के लिए 2,000 रुपए से 2,500 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। मैं इसके लिए 2,710 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अगले बजट में रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोविड और लॉकडाउन ने लोगों की रोजी रोटी पर बहुत बुरा असर डाला है। लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, नौकरियां गई हैं। सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की योजना बनाने की जितनी जरूरत अब है उतनी पहले कभी महसूस नहीं हुई, पर आज सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, ताकि लोगों को इस विकट संकट में मदद मिल सके। इसके लिए हमने एक सर्वे भी कराया था। उसमें इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि कोरोना से पहले फरवरी 2020 में काम करने की इच्छुक महिलाओं के बीच बेरोजगारी 26% थी। जो महिलाएं काम करना चाहती थी, यह सर्वे हुआ कि वो फरवरी कोरोना से पहले भी काम करना चाहती थी। 26% महिलाओं के पास में काम नहीं था। कोरोना के बाद और अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी फरवरी 2021 में हमने उन्हीं महिलाओं का पुनः सर्वे कराया, तो अब वो बेरोजगारी 40% है। इसका मतलब है कि दिल्ली की वो महिलाएं जो काम ढूंढ रही हैं, उनमें से 40% को कोई काम नहीं मिल पा रहा है। इन 40% महिलाओं में से भी 45% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम 12वीं क्लास पास कर रखी है या ग्रेजुएशन है, और इनमें से 60% महिलाएं तो 30 साल से कम की उम्र की हैं। यानी युवा शक्ति, पढ़ी लिखी युवा महिला शक्ति हमारी देश में अभी दिल्ली में नौकरी ढूंढ रही है कोविड के बाद में, और उसके सामने संकट है। तो इसको देखते हुए इकोनॉमी में जोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए कई नई योजना तैयार की हैं, इनमें से कुछ का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। एक हम स्थापित कर रहे हैं सहेली समन्वय केंद्र। इसके तहत दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो आंगनवाड़ी हैं, वहां कुछ उनको जोड़ के 500 हब हम बना रहे हैं। पहले से इसकी योजना थी। ये जो आंगनवाड़ी हब है, ये 4 घंटे तो आंगनवाड़ी के लिए उपलब्ध होते हैं, उसके बाद खाली जाते हैं। तो इसलिए आइडिया आया कि हम बड़ी हाईटेक बातें करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की। तो इन आंगनवाड़ी हब को भी हम स्थानीय महिलाएं, जो ये सर्वे में शामिल महिलाएं हैं, इनके लिए 4 घंटे तो ये आंगनवाड़ी चले और उसके बाद का बाकी समय वो इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में आंगनवाड़ी हब काम करें। इसके लिए ऐसा नाम दे रहे हैं सहेली समन्वय केंद्र। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आसपास के हैं या इंडिविजुअल स्टार्टअप करने वाली महिलाएं हैं, वो महिलाएं इस सेंटर को यूज कर सकेंगी। और यहां इनको हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने के लिए। एसएचजी समूह की बैठकों के लिए अलग अलग कुछ फैसिलिटी भी देंगे। तो एक तरह से ये लोकल इंक्यूबेशन सेंटर्स महिलाओं के लिए बन जाएंगे। उस सेंटर लाडली योजना चलती है, वृद्धावस्था पेंशन योजना चलती है, पढ़ाई के लिए रोजगार के लिए अलग से सहायता योजना चलती है, प्रसूति योजना चलती है, महिला श्रमिकों के लिए, महिला निर्माण श्रमिकों के लिए अलग से योजनाएं चलती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि गरीब महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं होता, उनको इन योजनाओं के बारे में पता नहीं चलता, या क्या कैसे भरा जाए, क्या फॉर्म भरा जाएगा। तो इस समस्या के लिए 23 महिला सहायता प्रकोष्ठ, महिला हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, जहां काउंसलर्स बैठेंगे, सरकार की इन्हीं योजनाओं के बारे में वहां आने वाली किसी भी महिला की हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग कारीगरों के लिए दिल्ली हाट की तर्ज पर बाबा साहब प्रगतिशील विश्वकर्मा शिल्पकार ग्राम योजना प्रस्तावित है। और डीएसएफडीसी ने 3 लाख रुपए से वार्षिक से कम परिवार आय वाले इन शिल्पकारों के लिए विशेष रूप से शिल्प हाट बनाए जाने और 5 साल की अवधि के लिए मासिक लीज पर उन्हें दुकानें, थड़े उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव किया है। सरकार ने दिव्यांग लोगों को शिक्षण और पुनर्वास जरूरतें पूरी करने के लिए कुशल मानव शक्ति के विकास के उद्देश्य से दिव्यांग लोगों की पुनर्वास स्थापना संस्थान की मंजूरी दी है। सुगम्य सहायक योजना नाम से एक नई पहल दिव्यांग लोगों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए की गई है। इसके तहत उन्हें सहायक उपकरणों के रूप में मदद उपलब्ध कराई जाएगी और इसके अलावा प्रत्येक जिले में दिव्यांग लोगों के व्यापक पुनर्वास की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मैं समाज कल्याण विभाग, महिला विकास विभाग और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बजट एस्टीमेट्स में 4,750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं।